बिल्कुल दुनिया जंग के मुहाने पे खड़ी है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर नदीम साहब ने सही तज्जिया किया है। और हमने भी कल यही बातें की थी कि भाई दुनिया जो है वो नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि कोरोना की मार, फिर मुस्तकिल रूस और यूक्रेन, फिर गाजा, और ये इसकी वजह से वैसे ही क्या त्राही आपको माम है। आवाज आ रही है मेरी? मुझे कुछ लगता है कुछ नहीं आ टेक्निकल रही आ ग्लिच है, रही आ आवाज रही नहीं आ रही ना आपकी नहीं ना नहीं, कोई ग्लिच नहीं प्रोफेसर है, नदीम बहुत की। अच्छी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज। लेकिन अभी ये देखिए, यहां मैंने हेडिंग दे रखी है, नव भारत टाइम्स ने ये लिखा है कि इजराइल ऐसा हमला करेगा जैसा किसी ने नहीं देखा होगा। नेतन्याहू ने दी ईरान को तबाह करने की धमकी। मैं ये कह रहा हूं फिरोज बख्श साहब, जिस तरह की धमकी ये इजराइल दे रहा है, इससे पहले क्या हल्का हमला किया था? इससे पहले क्या कोई तैयारी नहीं थी जब जून में किया था और अचानक किया था? तो अब ये कैसा हमला करे? मतलब क्या चीज ऐसी आ गई, जबकि ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है। ईरान भी पहले पहले तो ईरान इतना तैयार नहीं था। अगर तैयार होता तो उसके कमांडोज जो है, फर्स्ट लाइनर, वो क्यों मारे जाते? लेकिन आज की तारीख में ईरान पूरी तरह से तैयार है, जबकि उसके हैकर्स ने तमाम रिपोर्ट भी ले ली है। और 8 ऐसे स्टेशन हैं इजराइल में जो निशाने पे हैं ईरान के, सबसे पहले वो तबाह होंगे। फिरोज बख्श साहब, तो ये जो तैयारी की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं नदीम साहब, ये जो तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? जी लग रहा है हैक कर गया इनका जी प्रोफेसर नदीम। ये जो बात आप कह रहे हैं ये मैंने भी कहीं सुनी है कि डेमोना इस वक्त टारगेट पर है। और डेमोना आप समझ सकते हैं कि क्या है इसराइल के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पर, और वहां पर सारी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर पावर की प्लांट है वो। तो ईरान ने इस बार पहले, यानी पिछली 12 दिन की लड़ाई में तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ही पकड़े थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम देखो ये सब करने में सक्षम है, हम अहल हैं, और हम तुम्हारी किसी भी ऐसी खुफिया बिल्डिंग या ऐसी खुफिया इमारत के अंदर भी टारगेट कर सकते हैं उसको, जो तुम्हारे वहम और गुमान के अंदर भी नहीं है। लेकिन अब तो खुले तौर पर, जहां तक मेरे पास जानकारी है उससे मुझे पता चला है, क्योंकि मैं टीवी चैनल डिबेट्स में गया था, वहां कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स आए हुए थे, तो उन्होंने इस बात को बहुत खुलकर बताया कि इस बार ईरान के टारगेट पर डेमोना है, और डेमोना के अंदर तो जान फंसी हुई है इसराइल की। अगर डेमोना के अंदर या डेमोना के ऊपर अटैक हो गया तो फिर बहुत ही भारी तबाही और बर्बादी हो जाएगी वहां पर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसराइल जिस तरह की बातें कर रहा है वो उस तरह से कुछ कर पाएगा, और इस तरह से तो कर भी नहीं सकता था। असल में पूरा का पूरा ये मगरिबी मीडिया का एक हुआ था, और उसने खुद को अपने आप इस अंदाज के अंदर प्रेजेंट कर रखा था दुनिया भर के सामने कि जैसे वो, खुदा न खास्ता क्या मैं बोलूं, कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसी के पास है, सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग वहीं पैदा होते हैं, या दुनिया की तमाम इजादात वही लोग कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उनके घर पर ही बंधी पड़ी है। वो सारे भरम भी टूट टाट गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा हथियार, मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा तो कोई ऐसा हथियार दिखता भी नहीं। मतलब प्रोफेसर नदीम, गुब्बारा जो है वो फूट चुका है, ढोल जो है वो फट चुका है, ये कहा जाए। और बिल्कुल मैं आऊंगा फिरोज बख्त अहमद साहब। इस तरह की बातें, टारगेट करने की बात इजराइल कर रहा है, क्या ये इसलिए अब कह रहा है क्योंकि तमाम ये खबरें आ गई थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी इजराइल कि ईरान पे अटैक न करे, क्योंकि अगर ईरान पे अटैक हुआ तो जवाबी कार्रवाई में ईरान हमें टारगेट करेगा। और अभी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या मिनी B-2 बॉम्बर जो बनाया है, वो इस बार जो है इनके बंकरों तक को तबाह करने की अहलियत रखता है। और इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस लायक नहीं है कि उनको रोक सकें। तो क्या क्या ये अब इसको जो खबर आई इसको मिटाने के लिए साहब मैं तैयार हूं पूरी तरीके से, ये किया जा रहा है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि जंग हो जाएगी फिरोज बख्श साहब? जी जी,
देखिए ऐसा है, आपने अपनी एक स्टेटमेंट में कई सारे सवाल कर दिए हैं। कोशिश करूंगा मुख्तसरन सर हर आपके सवाल के जवाब देने का। देखिए ऐसा है कि अभी कुछ 3-4 दिन पहले ऐसी खबरें आ रही थी और आपके चैनल से भी खबरें चली थी कि 48 घंटे 24 घंटे आज की रात बहुत अहम है, पता नहीं क्या हो जाए, यानी ईरान के ताल्लुक से कब वहां अटैक कर दें अमेरिका और इसराइल, ये दोनों, इस तरह की खबरें आ रही थी। फिर वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ और ये सुनने में आया कि भाई वो एक खबर ये चली कि अभी तो ईरान ने वो जो प्रोटेस्ट है वो काबू में कर लिए, कंट्रोल में कर लिए। अब ईरान इतना वीक नहीं हुआ, जब ईरान बहुत ज्यादा वीक हो जाए, वहाँ तख्ता पलट का और इनको सुप्रीम कमांडर को हटाने का मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब आप अटैक करिए। ये जो राय मशवरा दिया, ये नेतन्याहू साहब ने दिया ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब तो बकौल जो भी वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है अमेरिका को, तैयार थे। अच्छा, तैयारी पूरी अमेरिका की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉर्डन पे हर जगह जो उनकी बेस थी, और आपके वहां इवन आपका ये जो है सीरिया, हर जगह इनके जहाज वगैरह सब लग गए हैं, इनके हथियार लग गए हैं, ठीक है। और वहाँ अल अदीब जगह है कतर में, वहां लग गए। सादात पे लग गए, जो कि आपका ये इधर जॉर्डन का है, बॉर्डर मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने हर जगह, और अपने इनके अभी आप बता रहे थे प्रोफेसर नदीम साहब के इनका लिंकन है और बुश है, क्या क्या 6-7 दिन में इनके वो जो वॉरशिप्स हैं वो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इनकी 7th फ्लीट थी, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए 7th फ्लीट भेज दी थी। 7th फ्लीट पहुंची भी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी पाकिस्तान की, उसको धोखा दे दिया, और उसका जो एक टुकड़ा था, एक बाजू, वो बांग्लादेश बन गया। अमेरिका का ये हिसाब किताब है। इनकी 2 फ्लीट्स आ रही हैं, और कोई बात नहीं, आ जाए। अब ये जो थोड़ा सा वॉर प्रोपेगेंडा जो है थोड़ा सा डाइल्यूट क्यों हुआ? मैं एक जेम्स रॉबिन्सन को सुन रहा था, एक कैनेडियन एक्सपर्ट हैं जो मतलब अच्छी खबर देते हैं, अंदर की चीजें उनको भी मालूम है, जैसे बुंदेला साहब को या राजपूत साहब को आपके यहाँ मालूम होती है। उन्होंने ये बात कही कि वॉर को इसलिए थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया गया है कि बैकडोर कोई मतलब, यानी बैक ट्रैक, इस कोई मामला चला जिसमें सऊदी अरब और रशिया भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने शायद कुछ बात की होगी ट्रम्प से, मुझे पता नहीं, लेकिन बकौल उनके मैं बता रहा हूँ, कहा था कि लड़ाई अभी होल्ड ऑन है, लड़ाई रुकी नहीं है, ठीक है। ये लड़ाई कभी भी हो सकती है, और ये लड़ाई जब भी होगी, लड़ाई क्या, अटैक ईरान पे होगा। ईरान तो कुछ कर नहीं रहा ना, ईरान अपनी जानिब से कभी अटैक नहीं करेगा। ईरान विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू असॉल्ट। अब ये है कि इन्होंने होल्ड ऑन कर दिया है ईरान को, ये समझ रहे हैं कि ईरान को होल्ड ऑन करके हम धोखा देके, जैसे पिछली मर्तबा हुआ कि भाई सैटरडे को कह दिया जी हम संडे को 6 राउंड ऑफ टॉक्स करेंगे, और बजाय 6 राउंड ऑफ टॉक्स के संडे को इन्होंने B-2 बॉम्बर से वहां पे अटैक करवा दिया, ठीक है। तो ईरान को पता है कि अब ये जो होल्ड ऑन हुआ है, ये होल्ड ऑन इस वजह से हुआ है कि इसके दो दो वॉरशिप्स आ जाएं, सब जगह इसके फौजी लग जाएं, सब जगह इसके हथियार लग जाएं, एयरफोर्स लग जाए। वो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका करेगा। अमेरिका हर हालत में जैसा अब लग रहा है ईरान पे अटैक करेगा। क्यों? 2 वजूहात हैं। एक तो उसका तेल चूसना चाहता है फ्री फंड में, वहां की सत्ता को पलट के, ठीक है। दूसरा एक ईगो प्रॉब्लम है, अपना इकबाल जो उसका खोया है उसको वो रिगेन करना चाहता है, सारी चीजें हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। पहले तो जैसे 12 दिन की जंग थी, ईमानदारी की बात यह है डॉक्टर मुमताज, इवन मैं नहीं समझ रहा था, मैं भी सोच रहा था ईरान का सफाया कर देगा इसराइल और अमेरिका मिलके। मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, कड़वी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब 10-12 दिन ईरान ने भी मज़ाहिमत की, ईरान ने भी जवाब दिया, तो पूरी दुनिया को अंदाजा ये हो गया ईरान इज नॉट अ रैबिट। इसको ये गुलगुला नहीं है कि इसको आप ऐसे ही हजम कर जाएंगे, ठीक है, रसगुल्ला नहीं है। ईरान इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। ईरान ने साबित कर दिया। ईरान को ये बात पता है कि इसराइल और अमेरिका ये जब तक नहीं दबते, जब तक इनके साथ ताकत का सुलूक ना किया जाए।
ईरान को कोई शौक नहीं है कि 1-1 आप जाके रिंग में और बॉक्सिंग करना शुरू कर दे। लेकिन ईरान इस बात को जानता है कि ये बहुत ही खबीस किस्म के लोग हैं, जालिम किस्म के लोग हैं। जब तक आप अपनी 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 ताकत का मुजाहिरा नहीं करेंगे, पावर नहीं दिखाएंगे ना, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान ने ये काम भी किया है, 12 दिन की जंग में दिखा दिया है। और वो अभी आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि आप वॉर एक्सपर्ट नहीं है डॉक्टर रिजवी, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब बिल्कुल ही ऑफ हैंड, यानी एक बिल्कुल आउट ऑफ सरप्राइज ईरान के इतने इतने फौजी मार दिए, फौजी जनरल मार दिए, साइंटिफिक एक्सपर्ट मार दिए। तो और उसके मारने के बाद इन्होंने अटैक इसलिए किया, इन्होंने सोचा ईरान को अब हम कच्चा चबा जाएंगे। जब ईरान इतना कमजोर हो गया, इसकी फौजी ताकत भी इतनी समझिए कि कम कम हो गई, और फौजी ऑफिसर्स के मारे जाने के बाद साइंसी जो उनके मामला थे वो भी तकरीबन तकरीबन उन्होंने खत्म कर दिए थे। बावजूद उसके 12 दिन में ईरान कैसे लड़ लिया? दो दो चीजें हैं इसमें। एक तो 40 साल से जो ईरान को दबाया जा रहा था, सैंक्शंस लगाई जा रही थी, ईरान को पता था इस बात का, ठीक है। खामेनेई साहब को इस बात का पता था, खुमैनी साहब के टाइम से इस चीज का अंदाजा था इन लोगों को, पूरे ईरान को। मैं बता रहा हूँ, सारा ईरान आज की डेट में खुमैनी है, सारा ईरान आज की डेट में खामेनेई है, ठीक है। मतलब दो भाई हैं, तो एक खुमैनी है, खामेनेई। तो इन्होंने तैयारी कर ली थी। और देखिए, ये वो कौम है जो हजरत इमाम हुसैन के खानदान से आई है, ठीक है। और ये कौम जो है, ये जान देती है, या जान या ये झुकने वाली नहीं है। अगर मारने का है कि जालिम को मारना है, तो मार देती है, और जालिम से पिटेगी नहीं, जालिम के आगे घुटने नहीं टेकेगी, अपनी जान दे देगी। तो ये माहौल चल रहा है ईरान के अंदर, और ये इसलिए होल्ड ऑन पे है वॉर कि ट्रंप को पता है कि अगर ट्रंप ने कोई गलत इकदाम उठाया, सारी बेसिस साफ हो जाएंगी अमेरिका की, जितनी भी बेसिस हैं, मुझे पता नहीं 30, 40, 60, न सिर्फ यहाँ मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में, तुर्की तक को साफ कर देगा ईरान। ईरान तो फूका हुआ बैठा है, भरा हुआ बैठा है। ईरान तो ये चाह रहा है कि कब मेरे ऊपर B-2 बॉम्बर, कब कैसे अपने 1000 जहाजों से अटैक करे। और एक बात और बता दूं, मुझे एक वीडियो पे ये भी पता चला कि इन्होंने अपने एफ एफ F-16 नहीं, F-16 नहीं, एफ कौन से थे, F-35 या जो भी है, इनके 2 जहाज चले थे। F-35 और B-2 का बॉम्बर, जो सिस्टम, नहीं नहीं, B-2 बॉम्बर नहीं थे वो, कुछ ईरान के दूसरे अटैकर्स थे। उनको दोनों को ईरान का जो सिस्टम है ना, जो S-400 जो F-35 था, एक F-35 F-35, 2 और B-2 F-35 गिरा बम्बर भी दिए हैं। एक खबर ये भी आ रही थी कि एक B-2 बम्बर को भी मार गिराया था। अब वो कितना सही था नहीं, 2 कितना नहीं, जहाज लेकिन ये गिराए। खबर आई थी, और बाद में वो गायब कर दी हाँ, गई। जैसे जैसे आयरन डोम है ना इसराइल का, ऐसे ही ईरान ने भी अपने लगा लिए। और आखिर में एक बात, आपके सवाल का बड़ा अहम जवाब मैं दे रहा हूँ आपके तमाम सामाइन के लिए। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में जो बहुत करीबी दोस्त हैं, नाम मेरे जहन से निकल रहा है ट्रंप के, उन्होंने तकरीबन 8-10 हजार सैटेलाइट बना लिए। नाम अभी आपको जहन में आ जाएगा। उन सैटेलाइट्स को ईरान ने बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर लिया। और एक चीज और है, ये जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी ना, 12 दिन की जो जंग हुई थी, और इसमें जो भी कुछ कंप्यूटराइज तरीके से, और ये जो सैटेलाइट है इनको कंट्रोल में रखा है, और यहाँ तक कि यूक्रेन में भी जो है इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल में रखा गया है। वहां पे एक ईरान में एक लड़की है, 23 साल की है, उसका नाम है फातिमा सिद्दीकियान। तो फातिमा सिद्दीकियान इतनी कम उम्र लड़की है, उसने साइंटिफिक पता नहीं क्या वंडर है वो, उसके ऊपर अमेरिका ने एक एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। वो कहीं कहीं से मिल जाए, क्योंकि उसके पास ये सारा राज है, ठीक है। तो ईरान जो है वो तो तैयार बैठा है, आओ आओ मेरे ऊपर हमला करो, ताकि मैं फिर पूरा 75 साल से जो यहाँ जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, उसका तुम्हें मजा चखाऊं। और जो तुमने मेरे साथ किया है, मेरे साइंटिस्ट को मारा है, मेरे मेरे फौजियों को मारा है, मेरे शहरियों को मारा है तुमने धोखे से, तो ईरान भरा बैठा है। डॉक्टर मुमताज जी।
नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई हैं और इसको हम ये मानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर नदीम कि ठीक है, ओके ओके, कि मैं ये कह रहा हूँ प्रोफेसर नदीम कि ये तमाम बातें अपनी जगह और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, न्यूक्लियर वार हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई ईरान बहुत बड़ा है और इज़राइल बहुत छोटा है। हाँ, अगर 2-4 न्यूक्लियर मार दिए या डेमोना पे भी अटैक हो गया और जिस तरह की इस वक्त मिसाइलें हैं, अभी शायद किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ईरान पर देखिए खौफ क्या है, वो ये भी है कि ईरान के पास क्या-क्या है, लोग अभी तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं। और रूस ने क्या दिया है, चाइना ने क्या दिया है और बहुत मुमकिन है कि इसमें नॉर्थ कोरिया ने भी कुछ किया हो। अभी कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे में इस तरह की बातें कि हम ऐसा हमला करेंगे कि यादगार होगा और ये ये होगा, ये तमाम समा तो समा नहीं। समा खराची के लिए माफी, समा खराची के लिए माफी। एक चीज और ऐड कर दूं, मैं भूल गया। आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है। हूती बिल्कुल तैयार बैठा है, उसने डिक्लेयर नहीं किया क्या क्या चीजें उसके पास है। और हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, और इसके अलावा जितने भी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो उनको तो आप आपने चाइना किस किस का नाम ले दिया, नॉर्थ कोरिया का, रशिया का। आप ये भूल भूल रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है, जो हमास है, जो हूती है, जो अल कस्साम है, और भी कई रेजिस्टेंस पावर्स हैं, वो तो ऐसे भरी बैठी हैं कि शायद जो आम जो मेन फौज है, उससे भी आगे वो बढ़ के काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कई चीजें अपडेट आई। राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है कि चाइना के 12 कार्गो कल ईरान में उतरे हैं। एक तो ये खबर आ रही। दूसरा जो है अभी ये यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है कि इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हेतु हमला किया जाता है तो इजराइल 700 मिसाइलों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। 700 मिसाइलें। लेकिन ईरान के पास आपको पता है कि 700 नहीं बल्कि लाखों में, ईरान के पास लाखों में मिसाइल हैं। पूरे पूरे शहर जो है, जो अंडरग्राउंड शहर है, वो भरे पड़े हैं मिसाइलों से। और मिसाइलें ऐसे नहीं है कि बाहर निकलेंगी ट्रक पे, बल्कि कब्रें जो है वो ऐसे खुलती है और उसमें से मिसाइलें निकलती हैं। यानी कहां कहां ईरान ने मिसाइल को बना के रखा है अभी किसी को पता नहीं है। अच्छा, ऐसी भी खबरें आई हैं कि ये समुंदर में भी इनका कुछ ऐसा निजाम है कि वहां से भी ये मिसाइलें जो है वो अटैक कर सकती है। तो ये जो नदीम ईरान का जिस तरह का एक निजाम, क्योंकि 12 दिन में ईरान में बहुत कुछ दिखाया, लेकिन इसके बाद जो ईरान ने तैयारी की, कितनी तैयारी आप देख रहे हैं इसको, कितनी बड़ी ईरान की तैयारी है अगर जंग होती है तो। भाई साहब, प्रोफेसर वो जो नदीम कई प्रोडक्शन वाला मामला था, वो मैंने देखा कि जितनी उनके पास मिसाइल्स थी उससे कम से कम 5 गुना का प्रोडक्शन उन्होंने 3 शिफ्ट में शुरू करवा दिया। और दिन और रात काम हुआ है, 24 घंटे काम हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो हमने पटखनियां भी दी है, इसके बाद ये एक बार फिर आएंगे। और वो जो लड़ाई होगी, यानी जो अब लड़ाई होगी, अगर हुई खुदा ना खास्ता, तो बड़ी ही निर्णायक होगी। उसके लिए ईरान जमाने से तैयार बैठा था और उसे पता है कि ये तो आर पार की कहानी है। यानी अब तो खेल पूरा ही खेलना है और आइंदा के लिए खेलने के लायक ही नहीं छोड़ना इन्हें। और ये बात इजराइल भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ईरान के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो हाथ भी डालना चाहता है लेकिन डर भी रहा है, हाथ भी डालना चाहता है लेकिन डर भी रहा है। मैं आपको बताऊं, वहां के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने इजराइल के उसी जमाने में कहा था कि अगर 12-13 दिन ये लड़ाई चली है, अगर इतने ही टाइम और चल जाती तो हम शायद उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते अगले कई सालों तक। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ये खबरें भी आई कि ये जो इंटरसेप्टेड मिसाइल्स थी, इनकी खेप ही खत्म हो गई थी उनके पास। और ये बहुत दिन में बनती है, इनका प्रोडक्शन इतना तेज नहीं है। और इनमें से बहुत सारा माल, यानी जिसकी वजह से इजराइल अपने आप को अजय बताता था और लोग मानते थे, कुछ बेवकूफ लोग के अजय है और इसको छेड़ना
या इसके ऊपर अटैक करना ऐसा है जैसे अपनी मौत को दावत दे लेना और कोई बचेगा नहीं और ये कभी किसी से हारेगा नहीं वगैरह वगैरह। तो उनका भी भरम टूट गया। मैं आपको बताऊं, वहीं के एक डिफेंस एक्सपर्ट ने ये बताया कि महीनों लग जाएंगे हमें उतनी, यानी इंटरसेप्ट में जितनी मिसाइलें बर्बाद हुई थी उतनी बनाने में, महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाएंगे, क्योंकि ये बाहर से प्रोडक्शन आता है हमारे पास और इसके अंदर जो जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमें कई जगह से जोड़ना जाड़ना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। और बहुत ज्यादा ये मिसाइल्स तो हमारे पास अमेरिका से आती हैं और अमेरिका के अंदर इस तरह का प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है, बहुत महंगी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो देखिए मुमताज भाई, ये जो लड़ाई होती है ना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है इसके अंदर पूरा का पूरा, और इसमें बहुत ज्यादा झूठ चलता है और झूठी खबरें देकर मोराल को तोड़ा जाता है। और ये दुनिया की हर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स करती ही करती है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो होते हैं या डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं, आजकल तो नए से नया पद सिक्योरिटी एडवाइजर और ना जाने क्या क्या इस तरह के दुनिया भर में, अमेरिका की ही देन है वो, उन्होंने बनाए और फिर उसको दुनिया भर के देशों ने अपने पास से उस पद को ग्रहण किया, उसे स्पेशली बनाया गया। हम देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनके पास डिफेंस और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नए ओहदे बने हैं, नए ओहदेदारान भी बनाए गए हैं। तो उनका काम ही यही है, वो इसी काम में लगे रहते हैं कि इसकी वार के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे हम, हमारी रणनीति क्या होगी, कूटनीति उस दौरान क्या होगी, क्या दिखाना कुछ है, करना कुछ है, और किस किस तरीके से। आप इसको ऐसा मत समझिए गोला बारूद वाली ये लड़ाई है, इसमें आजकल साइबर वाला अटैक बड़ा खतरनाक है, फाइनेंशियली आप उसको तोड़ देते हैं, रसद को रोकने की कहानी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान को खुद भी इस बात का इल्म नहीं था, यानी उस 12 दिन में जो लड़ाई हुई है उससे पहले, कि ये जो आसपास के अरब ममालिक हैं ये उसकी सपोर्ट करेंगे आइंदा के लिए, क्योंकि ये जो आसपास के अरब ममालिक हैं ये भी किसी तरह से उत्पीड़ित है और प्रताड़ित है अमेरिका से, और अमेरिका के उस हरबे से जिसकी वजह से इन्हें या तो तेल देना पड़ता है या मालो दौलत देनी पड़ती है। और ये लोग भी समझ रहे हैं कि हमें उतना फायदा अब नहीं मिल रहा है जितना फायदा अमेरिका हमसे ले लेता है। यही वजह रही कि ये अभी 5-6 दिन पहले जो अटैक होना था, इसमें कतर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आपको एक बार बात बताऊं कि आज के दौर में कतर तो बिल्कुल भी भरोसा कर ही नहीं सकता इजराइल पर। जब से वो अटैक हुआ है वहां पर हमास के लोगों पर, और अमेरिका के सारे साजो सामान के होने के बावजूद, बेस के होने के बावजूद वहां पर कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया हमास के, तो उसके बाद से तो वो हाई अलर्ट मोड पर है। उससे मालूम है कि अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी राजशाही है, राजतंत्र है और हमारे खानदान के जो गिने चुने लोग हैं उन्हें मौके का फायदा उठवाकर कहीं मिसाइल एक आध वहां पर गिरवाकर मरवा ही ना दे। वो खुद भी डरे हुए हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई पहली बात तो हो नहीं, और अगर हो जाए तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान कम से कम पिटे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहते हैं। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से हावी हो जाए, बिल्कुल वैसे जिस तरह से वो उस 12 दिन की लड़ाई से पहले हावी था। इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का एक खौफ था, भाई उन्होंने तो जहाज वहाज सब दिया, सोने का और पैसा दिया था, क्या क्या दिया था वगैरह वगैरह। तो अगर ये लड़ाई खुदा ना करे हो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हो गई तो ये आर पार की एक लड़ाई होगी और ये तकदीर बदल देगी पूरे मिडिल ईस्ट की। और बहुत ज्यादा मुमकिन और कभी इम्कान मुझे ये लगता है इसमें कि इजराइल और अमेरिका दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी, इस वजह से कि इन्हें इस बार यहाँ पर इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का, ना तो तुर्की से मिलेगा ना तो शाम से मिलेगा, क्योंकि अवाम बिल्कुल भी साथ नहीं है। और उसे पता है कि टाइम टू टाइम 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल बाद अमेरिका या तो खुद आता है या इजराइल को साथ में लेकर आता है और किसी ना किसी तरह से यहाँ पर तबाही फैलाता है। और बार बार वो तबाही, वो बर्बादी ये लोग देखते हैं। अब तो नस्लें भी बड़ी हो गई, उन्होंने सब कुछ देखा है। तो मुमताज भाई, ये जो हालात हैं ये ईरान के लिए इतने ज्यादा साजगार हैं और उस 12 दिन की लड़ाई के बाद इतने अच्छे हो गए हैं कि ईरान अगर चाहे तो इस टाइम जो चाहे वो बढ़िया तरीके से कर सकता है। और जो उसकी कसर है और वो घुट घुट कर जीना और वो जो कचोके लगाए हैं उसे अमेरिका और इजराइल ने सैंक्शन की शक्ल में, उसका वो भरपूर बदला ले सकता है, या
उसके डिफेंस के लोगों को जो मारा गया है या वहां पर जो वबाल अभी मचाया गया है, तो वो उसका बदला ले सकता है। और देखिए, ये 6 महीने भी अभी नहीं गुजरे सही तरीके से अगर आप कहें तो उस लड़ाई को रुके हुए, उसके बावजूद ईरान ने कितने बेहतरीन तरीके से कमबैक किया। यानी इस पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो मैंने कहा, यानी मैंने वो देखा और उसमें एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इस बार जो इन्होंने ये इंटरनली हम वहां पर मुजाहिरे करवाए या विद्रोह करवाया, तो वो इतना जबरदस्त था, उसकी जो रणनीति इन्होंने बनाई थी कि वो पिछले वाले जो अटैक ऊपर से बम मारे गए थे या मकानात या उनके ठिकाने मालूम करने की जो कवायद उन लोगों ने की थी, यानी मोसाद के लोगों ने, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। और ईरान ने से खासतौर पर अली लारियानी को देखना चाहिए हमें कि उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से उन सब चीजों से ईरान को ना सिर्फ महफूज रखा बल्कि आयतुल्लाह खामनेई साहब को भी बचाकर रखा। और इस बार तो टारगेट पर कोई और होता या ना होता, सीधे तौर पर तो वही थे खामनेई साहब ही। और अभी भी मैं आपको बता दूं, अगर ये लड़ाई होती है तो ये लड़ाई सीधे तौर पर जंग या अटैक, जो कुछ भी आप इसे बोले, इसमें टारगेट पर खामनेई साहब ही होंगे। और किसी भी तरीके से ये इजराइल चाहेगा कि वहां पर सत्ता का परिवर्तन हो जाए, और सत्ता का परिवर्तन होने के लिए उन्होंने एक मोहरा भी अपने पास रख रखा है पहलवी की शक्ल में, तो उसे कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाए।